तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा सेल ऑर्गेनेल्स देख लिए थे, उनका फंक्शन देख लिया था। आज हम ये जो दो टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल से। देखिए, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जब लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ में, तो जो पहले सेल बने थे वो थे प्रोकैरियोटिक सेल। ये ध्यान रखना है आपको, पुराने सेल हैं ये, ओल्ड सेल, पुराने, ठीक है। ओल्ड सेल हैं, जब शुरू शुरू में जो बने थे ये अच्छे से डेवलप नहीं थे, नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक। तो आपको जो ध्यान देने हैं वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे वो पुराने सेल थे एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक पुराने सेल थे और ये अच्छे से डेवलप्ड नहीं थे, ठीक। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मटेरियल, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, न्यूक्लियर मटेरियल का था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए वगैरह थे ना, तो न्यूक्लियर मटेरियल जैसे कि डीएनए और आरएनए प्रोटीन्स is not bounded by a definite nuclear membrane। important point क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस था, इसके अंदर जो भी हमारे डीएनए आरएनए है ना, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो इनको बाउंड करके रखती है, जिसके अंदर ही होते हैं, ये कहती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट इस केस में, प्रोकैरियोटिक सेल्स केस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, दूसरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसमें बस न्यूक्लियस के अंदर ये चीजें होती हैं, वो बस ऐसी होती हैं, यहाँ पे फैली हुई होती हैं, कोई चीज बाउंड करके नहीं रखती उनको। इसलिए कहते हैं कि दे डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, दे डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है एब्सेंट। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, द साइटोप्लाज्म लैक वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। हमने पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में कि ये हमारा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, तो ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म था, इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, कहीं कहीं गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये इस टाइप से। तो ये सब चीजें जो वेल डिफाइंड होती हैं ये नहीं होती, ठीक। मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं इनमें। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, दूसरा ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक। ये आपको याद रखना है, इनको आप नोट कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इन तीनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये तीनों चीजें मिसिंग थी, ठीक है। देखिए, ये शुरुआत के सेल हैं, इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, शुरू शुरू के सेल थे ये, जब लाइफ की उत्पत्ति हो रही थी। तो दीज सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इनमें ये बैक्टीरिया तो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाता है, पता होगा आपको। आप गर्म से गर्म जगह में चले जाइए, रेगिस्तान में चले जाइए, वहां भी बैक्टीरिया मिल जाएगा। ठंडी से ठंडी जगह चले जाइए, पोल से अंटार्कटिका या इस तरीके से ठंडे से ठंडे ग्लेशियर्स में चले जाइए, वहां भी बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया ही जीवन की उत्पत्ति के शुरू से थे,
शुरू शुरू में बैक्टीरिया ही हुए थे, और जब जीवन एंड होगा तो भी बैक्टीरिया ही सबसे एंड में खत्म होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक्टीरिया की। इसने अपने आप को ढाल दिया है क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंग, इस पे ये क्षमता है। ठीक, इसीलिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव रिमार्केबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन शेप एंड साइज, क्योंकि जैसे ही शेप एंड साइज चेंज करेगा, वेरिएशन दिखाएगा, तभी तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल सकेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक चीज और है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो फार स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है ना, ये जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। इनका साइज जो होता है वो मान लीजिए आप लेस देन 1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा होता है इनका साइज। ठीक, आपको याद रखनी है कि जो इनका साइज होता है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें देखी वो आपको याद रखनी है, उनमें से पूछ लेता है। एक और चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन होती है। वो जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें शायद नोट्स में एब्सेंट लिखा था, उसे काट के प्रेजेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। मैं उस लेक्चर के बाद, अभी इसको खत्म होने के बाद मैं उस लेक्चर में भी ठीक कर दूंगा, नीचे कमेंट में डाल दूंगा, तो आप याद कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसी को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है ना, वो मेम्ब्रेन एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स ये भी एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको नोट करने हैं। और एक साइज देख लीजिएगा आप। ठीक, साइज कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है इसका साइज। ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कीजिए, इसी से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह में मिलते हैं। ठीक, ब्रोगेन एल्गी इनमें। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल, ये न्यू सेल है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, और वेल डिफाइंड है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। ठीक है, न्यू सेल है और वेल डिफाइंड। ठीक, नाउ क्या मतलब है, इनका जो न्यूक्लियस है ना उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, तो इनके न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। और दूसरा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। दूसरा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। दे कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, दे कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। उसके बाद दे हैव ऑर्गेनल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं, जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया था, प्लास्टिड था, राइबोसोम था,
ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ये सब क्या है? ये सब है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, और ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? यूक्रोटिक सेल में। ये याद रखना है। क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें, प्रेजेंट है। ठीक, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक, इम्पोर्टेंट जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है, वो भी बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है, वो भी प्रेजेंट है। और ये कहाँ होते हैं? सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सब प्रेजेंट है। और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो ये 4-5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इन्हीं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, 2-3-4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो पुराने सेल हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक का पी और पुराने का पी दोनों मैच कर रहे हैं ना। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल है वो पुराने सेल हैं, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था उनका न्यूक्लियस, बस क्योंकि वो स्टार्टिंग में थे, लाइफ की जब उत्पत्ति हो रही थी तो वो स्टार्टिंग में आए थे, इसलिए बहुत सिंपल थे। ठीक, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ये डिफरेंस पूछा जाता है, आपको ये चीज याद रखनी है। ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर है ये देखिए, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होता है वो कैसे फैला हुआ है ना यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में, पुराने सेल में। पुराने वाले सेलों में क्या है, थोड़ा ओल्ड जो सेल है उनमें फैला हुआ है थोड़ा। ठीक है, ये फैला हुआ है। जबकि यहाँ देखिए प्रॉपर एक न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन है, डबल डेड मेम्ब्रेन है यूकोरियोटिक सेल में, तो प्रॉपर एक मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ, इसमें ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हमारे इसमें है, हमारे बैक्टीरिया में है, हमारे प्रोग्यूलिन एल्गी में है। और यूकोरियोटिक सेल नए वाले हैं जो आजकल मैक्सिमम जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि मैक्सिमम टाइम्स प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर में होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादातर यूनिसेल्युलर ही होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल, और ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का मतलब है, आइए समझते हैं। देखिए यूनिसेलुलर, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है। देख रहे हैं आप कुदरत का करिश्मा, सिर्फ एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सिर्फ एक सेल है। अब यही सेल बढ़ेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, सब कुछ करेगा, खाना बनाएगा, सिर्फ एक अकेला सेल, सिंगल सेल, ये होता है यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारे देखा हम कितनी ज़्यादा, मतलब हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, करोड़ों अरबों सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि तो एक ही सेल से बने हुए हैं। ठीक, तो देखिए आप कुदरत का करिश्मा, एक सिंगल सेल भी अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर में जैसे हमने देखा, पहले बात कर रहे थे ना बैक्टीरिया की। ठीक, बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें हम लोग हो गए ह्यूमंस। ठीक है, तो ये होगा हमारा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको जो मैंने 4-5 डिफरेंसेस बताए ना प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकोरियोटिक सेल्स में, आपको वो याद रखने हैं। ठीक, और वो जो पिछला मेम्ब्रेन एब्सेंट वाला था उसको आप ठीक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के और यूकोरियोटिक सेल्स के जो डिफरेंस थे उनको नोट डाउन कीजिए और उनको याद कीजिए। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब पुराने सेल, पुराने, याद रखिएगा, वेल डिफाइंड नहीं होंगे ये इतनी अच्छी तरीके से, जबकि यूकोरियोटिक है नए सेल वेल डिफाइंड होंगे। ठीक, तो ये थे हमारे यूकोरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे आपका सेल डिवीजन की।
सेल डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? अम, एक प्रोसेस है सेल डिवीजन, जिसमें जो पेरेंट सेल होता है ना, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल ये टूट जाता है चाइल्ड सेलों में। कितने चाइल्ड सेल बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बस पहले सेल डिवीजन क्या होता है वो देखिए। पेरेंट सेल हमारा ऑफस्प्रिंग चाइल्ड सेल देता है, ठीक है। इट डिवाइड्स, पेरेंट सेल डिवाइड्स फ्रॉम चाइल्ड सेल, ठीक। अब ये दो तरीके के होते हैं सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट है माइटोसिस और म्यूसिस, पूछा गया है एग्जाम में ये पहले भी। तो अब देखिए माइटोसिस सिंपल अगर बोलें तो इसमें जो मदर सेल होती है वो दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होती है, दो में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितने में? दो में, दो में देती है। माइटोसिस दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड होती है मदर सेल, बस सिंपल, ठीक है। और डेफिनेशन देखिए तो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, वेयर बाय द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द डॉटर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक। वही है क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, मान लीजिए पेरेंट सेल है, दो क्रोमोसोम डुप्लीकेट बनाता है और बाद में इनको अपने अपने चाइल्ड में दे देता है, तो ये दो बन गए ना डुप्लीकेट। तो इस पेरेंट सेल ने अपने दो ऑफस्प्रिंग सेल दिए, दो आइडेंटिकल सेल बढ़ाए, तो यही है माइटोसिस, दो बनाएगा, ठीक है। और माइटोसिस ये पुराना हमारा तरीका है सेल डिवीजन का। इसमें हमारे क्या 5 फेज, दैट इज प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये हमारे पुराने फेजेस हैं जब हमारा सेल बन रहा था, जब हमारा सेल मॉडिफाई हो रहा था तब के टाइम पे, ठीक है। तो ये माइटोसिस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मदर सेल होती है इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल, ये टू को याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभार हमें ना कंफ्यूजन हो जाती है माइटोसिस में और म्यूसिस में, तो थोड़ा याद करने की ट्रिक देखिए। ये माइटॉस है ना, बीच में टॉस आ गया, टॉस। जब क्रिकेट में टॉस होता है तो कॉइन के दो होते हैं ना साइड, दो साइड होती है कॉइन की, तो इसी से आप याद रखिए कि माइटोसिस में दो सेल बनते हैं, टू आइडेंटिकल सेल। अब आते हैं म्यूसिस में। म्यूसिस में क्या होता है? सिंपल, इसमें जैसे माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक पेरेंट सेल था और वो दो चाइल्ड सेल बना रहा था, ठीक। क्या था? एक पेरेंट सेल दो चाइल्ड सेल बना रहा था, मतलब ये सिंगल डिवीजन हो रहा था, एक बारी में दो बना दे रहा था वो। माइट म्यूसिस में एक नहीं दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होते हैं और ये चार न्यू सेल बनाता है, ये इंपॉर्टेंट। पेरेंट सेल ऐसे, ये एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, तो दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होते हैं म्यूसिस में। और ये कितने ऑफस्प्रिंग बनाता है या कितने सेल्स बनाता है, कितने चाइल्ड सेल? चार बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, चार न्यू सेल बनाता है। कहाँ होते हैं? अकर्स इन द जर्म सेल विच आर destined टू फॉर्म गैमीट्स। ह्यूमंस में भी बनता है ना, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो जाते हैं, है ना, उनमें इस तरीके का डिवीजन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चार न्यू सेल, पिछले वाला दो न्यू सेल। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, म्यूसिस से हमारा सेल डिवीजन होता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है म्यूसिस में, एक तो चार न्यू सेल बनाता है टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के बाद, दूसरा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनमें होता है ये म्यूसिस, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। करते हैं बाइनरी फिशन के बारे में। देखिए कुछ नहीं है, एक लाइन में पढ़िए। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन।
जो पुराने सेल्स में हमारा डिवीजन होता था, पुराने सेल्स में देखिए जैसे ये एक सेल है, ठीक, ये क्या करता था, ये शेप चेंज कर लेता था अपनी, ठीक, फिर ये फिर ऐसे करके शेप चेंज कर लेता था। बाद में क्या होता था कि ये बीच से अपने आप को तोड़ देता था, ऐसे था नहीं ये, तो ये अपने को दो में तोड़ देता था। ये हमारा क्या है, प्रो कैरियोटिक सेल है, पुरानी सेल्स हैं। तो ये क्या करते थे, अपने आप को दो में तोड़ देते थे। माइटोसिस की तरह लग रहा है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल होना जरूरी है बाइनरी फ्यूजन में, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या, प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, माइटोसिस 2, म्यूसिस 4, ठीक। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस, इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो आज के ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। आप इनकी एक बार रीडिंग मारिएगा बुक से और इनके ऑब्जेक्टिव बनने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।